संडे ब्रंच के 18वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपको शार्क टैंक सीजन 1 का वो बमर वाला स्टार्टअप याद है ना? बमर अंडरवियर और लॉन्चवियर ब्रांड है जिसके फाउंडर सुले लवशी हैं, जिनको अश्नीर ने जम के धोया था। और उसी एपिसोड में अश्नीर की वो दोगलापन वाली लाइन काफी वायरल हो गई थी और इसके बाद से दोगलापन अश्नीर के साथ में अटैच हो गया था। खैर, मुद्दे की बात यह है कि हुआ ये था कि सुले बमर के लिए D2C फाउंडर से फंडिंग उठाना चाहते थे, मतलब अमन और विनीता के साथ में, जो कि अपने ब्रांड बोट और शुगर कॉस्मेटिक्स को डायरेक्ट टू कंज्यूमर को बेचते हैं, जो अश्नीर को बड़ा इंसल्टिंग लगा क्योंकि वो फिनटेक फाउंडर हैं। और सुले ने बिना ऑफर सुने ही शायद नर्वसनेस में कह दिया होगा कि स्पेशली अमन और विनीता से फंडिंग उठाना चाहते हैं। बस यहीं से अश्नीर को गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा कि जब D2C फाउंडर से ही आपको पैसे उठाने हैं तो फिनटेक फाउंडर्स को बाहर बैठने को बोल दो। इसके बाद सुले की सोशल मीडिया पर बहुत ट्रोलिंग हुई थी, लेकिन अमर और विनीता ने बमर में इन्वेस्ट किया था और कुछ दिनों पहले ही नमिता ने अपने इंस्टाग्राम पर सुले और बमर के सक्सेस स्टोरी पर एक पोस्ट भी लिखा। जब सुले शार्क टैंक में पिच करने आया था तब उसके एनुअल सेल्स थे 60 लाख के और आज FY23 में उन्होंने 11 करोड़ के सेल्स किए हैं। उसमें भी उनका मंथली रिकरिंग रेवेन्यू है 2 करोड़ का और अभी तक वो ऑफलाइन भी नहीं गए हैं। नमिता ने यह भी कहा कि उन्हें सुले की एक और बात बहुत पसंद आई कि वो अपने आधे % की इक्विटी के लिए डटे रहे एकदम आखिरी तक। सुले शार्क टैंक के किस्से के बाद में अश्नीर और बाकी के शार्क्स के रिश्ते खट्टे हो गए थे, खासकर देखा जाए तो नमिता और अश्नीर के बीच में। दोनों एक दूसरे को टॉन्ट करने का एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं। अब सीजन 2 शुरू होने से पहले ही नमिता ने अश्नीर को टॉक्सिक कहा था। सीजन 2 में the toxicity is out for good. Oh my God. अब अश्नीर चुपचाप बैठने वालों में से तो है नहीं, उन्होंने भी उल्टा जवाब दे दिया। देख, मैं यहाँ पे आया, मैंने नमिता थापर की बात की। अब उसका रीजन है क्योंकि मैं उसको मिस ही नहीं करता। YouTube पे डालेगा ये। पर वो मेरे को बहुत मिस करती है, तो चाहे वो टॉक्सिसिटी बोल ले या कुछ भी बोल ले, मिस तो मेरे को ही कर रही है ना। एक इंसान जो चाह कर भी न्यूज से बाहर नहीं रह पाता वो है हमारे अश्नीर ग्रोवर साहब। अब ग्रोवर साहब का एक वीडियो इंटरनेट पर वायरल जा रहा है। उन्होंने कहा कि इंडिया में टैक्सेस पे करना सबसे बड़ी सजा है और चैरिटी करने के बराबर है। अश्नीर ने बताया कि इंडिया का टैक्स सिस्टम कितना ज्यादा अनफेयर है। सरकार सैलरीड लोगों की इनकम का 30 से 40% टैक्स करती है और उसके बाद कोई बेनिफिट्स भी दिखाई नहीं देता है। उन्होंने लिटरली कहा कि आम सैलरीड आदमी एक तरह से सरकार का गुलाम है। अगर 10 में से 4 रुपए सरकार रखेगी तो इसका मतलब 12 में से 5 महीने आप सरकार के लिए काम कर रहे हो। और उन्होंने ये भी कहा कि यही वजह है कि एंटरप्रेन्योर्स सैलरीज नहीं लेते हैं, लेकिन सैलरीड एम्प्लॉयज के पास तो कोई चॉइस ही नहीं है, उनको तो सैलरी लेनी ही होगी और सैलरी ली मतलब टैक्स सरकार को देना होगा। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कह दिया कि टैक्स रेट को यूनिफॉर्मली 10 से 15% होना चाहिए और टैक्स इवेशन पर कठोर कानून लाना चाहिए, तभी तो बात बनेगी। दोस्तों, इसी टैक्स सिस्टम की वजह से इंडिया ऐसी सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है जहां के हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स यानी कि HNIs देश को छोड़कर जाने वाले हैं। HNIs यानी कि वो लोग जिनका वर्थ $1 मिलियन से ज्यादा है। हेनली प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट 2023 के मुताबिक 2023 के अंत तक इंडिया के कम से कम 6500 इंडिविजुअल्स देश छोड़कर जाएंगे और इंडिया छोड़ने के बाद ये HNIs दुबई और सिंगापुर में जाकर सेटल होते हैं। पहले नंबर पर चाइना है जहां से 13,500 लोग देश छोड़कर जाएंगे और देखा जाए तो इंडिया का नंबर पहले से कम है। जम्मू एंड कश्मीर के डिजिटल लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म फास्ट बीटल ने $3 मिलियन के वैल्यूएशन पर फंडिंग उठाई है। फास्ट बीटल शार्क टैंक पर आए थे और वो सीजन 2 के एपिसोड 15 में आए थे और इनफैक्ट वो जम्मू और कश्मीर से आने वाली पहली कंपनी थी जिसे शार्क टैंक इंडिया पर फीचर होने का मौका मिला था। काफी अच्छी बात है ये। वो पहला कश्मीरी स्टार्टअप बना जिसने प्री सीरीज ए फंडिंग राउंड में $1 लाख रेज किए थे। उनकी शार्क टैंक में ओरिजिनल आस्क थी 30 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन पर 90 लाख 3% के बदले, लेकिन फिर उन्होंने अमन और पीयूष के साथ में 12 करोड़ के वैल्यूएशन पर 90 लाख 7.5% के बदले में अपनी डील पक्की कर ली थी और अब उन्होंने $3 मिलियन के वैल्यूएशन पर फंडिंग रेज की है। जयपुर बेस्ड एंजल इन्वेस्टर KM ट्रांस ग्रुप ने इस राउंड में हिस्सा लिया था और अल्सीसर इम्पैक्ट नाम के इंक्यूबेटर ने एडवाइस किया था। इंडिया में ऑलरेडी ब्लू डार्ट, डिलीवरी, DTDC, एक्सप्रेस बीज जैसे कई सारे लॉजिस्टिक खिलाड़ी हैं, लेकिन कश्मीर जैसे मुश्किल एरिया में ऑपरेट करना उनके बस की बात नहीं है और इसी मॉडल को वो नॉर्थ ईस्ट में रेप्लिकेट करना चाहते हैं। दोस्तों, अगर आप इस स्टार्टअप के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं कि कैसे इन्होंने शुरू किया, क्या किया, इनकी जर्नी क्या रही, तो फास्ट बीटल पर हमने एक फुल लेंथ वीडियो बनाया हुआ है, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। चेकआउट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट अब हम शार्क टैंक से सीधा शार्क पे आते हैं। शार्क पीयूष बंसल की कंपनी लेंसकार्ट ने प्राइवेट इक्विटी फर्म क्रिस कैपिटल से $100 मिलियन की फंडिंग उठाई है, यानी कुल मिलाकर उन्होंने अभी तक $850 मिलियन की फंडिंग उठा ली है। लेंसकार्ट ऑलरेडी इंडिया के टॉप आईवीआर ब्रांड्स में से एक है और अब वो ग्लोबल आईवीआर ब्रांड बनना चाहता है, लीडर बनना चाहता है। पिछले कुछ महीनों में वो ग्लोबल एक्सपेंशन पर नजर टिकाए हुए है और इसीलिए वो फंडिंग राउंड की लाइन लगा रहा है। मार्च में लेंसकार्ट ने अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी से
से $500 मिलियन की फंडिंग उठाई थी। वो ऑलरेडी यूएस और सिंगापुर में मौजूद है और अब जापान और बाकी के साउथ ईस्ट एशियन मार्केट में भी कम्पीट करना चाहते हैं। नेक्स्ट है इंडिया की सबसे बड़ी ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आइडिया फोर्स टेक्नोलॉजी ने टाटा AIG जनरल इंश्योरेंस, 361 एसेट मैनेजमेंट, मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड और थिंक इन्वेस्टमेंट PCC से 60 करोड़ की फंडिंग उठाई है। उन्होंने ऑलरेडी अपना रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस फाइल कर दिया है और उन्हें सेबी से अप्रूवल भी मिल चुका है, यानी कि वो अब पब्लिक जा सकते हैं। 2500 करोड़ के वैल्यूएशन पर उन्होंने अपना प्री IPO प्लेसमेंट पूरा किया है। एवरेस्ट फ्लीट एक फ्लीट मैनेजमेंट कंपनी है जिन्होंने उबर से $20 मिलियन की फंडिंग उठाई है। ये उबर की इंडियन स्टार्टअप में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है और इसके पहले वो जोमैटो के शेयर होल्डर थे, लेकिन जोमैटो ने उबर ईट्स के इंडियन ऑपरेशंस को जनवरी 2020 में अक्वायर कर लिया, लेकिन अगस्त 2022 में उन्होंने जोमैटो से एग्जिट कर लिया था। एवरेस्ट फ्लीट मुंबई में हेडक्वार्टर्ड है और इंडिया के शेयर्ड मोबिलिटी स्पेस में उबर और ओला दोनों की पार्टनर कंपनी है। एवरेस्ट फ्लीट उबर की लार्जेस्ट प्रोफेशनली मैनेज्ड फ्लीट सप्लायर है, तो उबर अपने ही सप्लायर में इन्वेस्ट कर रहा है और एवरेस्ट फ्लीट खुद भी एक प्रॉफिटेबल कंपनी है। ये सबसे अच्छी बात। FY 2022 में उन्होंने 11.7 करोड़ के प्रॉफिट्स निकाले थे और इस फंडिंग से वो अपने CNG डोमिनेटेड फ्लीट में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी शामिल करने वाले हैं और 2026 तक उनके पूरे फ्लीट में 10,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स शामिल होंगे। नेक्स्ट है चेन्नई बेस्ड डिजिटल लैंडिंग सॉफ्टवेयर फर्म क्लाउड बंकिन ने $4 लाख की फंडिंग उठाई है। इस राउंड में एंजल इन्वेस्टर उपेक्षा हाइपरफेस के CEO रामानाथन RV, इप्पोपे के CEO मोहन करुपिया, महेंद्र नेगी, सास एक्सेलरेटर एंड फंड और क्यूब VC ने भी हिस्सा लिया था। क्लाउड बंकिन का पुराना नाम हेबल टेक्नोलॉजीज था और वो पूरे लोन लाइफ साइकिल को मैनेज करते हैं। ब्यूटी एंड स्किन केयर ब्रांड VLCC मेंस ग्रूमिंग ब्रांड उस तरह को अक्वायर करने वाला है। ये एक सेकेंडरी बाय आउट और शेयर स्वैप डील के थ्रू होगा। हालांकि एक्विजिशन की रकम डिस्क्लोज नहीं हुई है। VLCC स्किन केयर, ब्यूटी और वेलनेस इंडस्ट्री में ऑपरेट करता है और एक्विजिशन के बाद वो मेंस ग्रूमिंग बिजनेस में भी एंटर करेंगे। उस तरह फेस वॉश, सीरम्स और बियर्ड ऑयल्स जैसे मेंस ब्यूटी प्रोडक्ट्स को बेचते हैं और उनके 67% सेल्स ऑनलाइन चैनल से आते हैं और VLCC अपने ऑफलाइन डिस्ट्रीब्यूशन से ब्रांड को ग्रो करेगा। लेकिन जहां एक तरफ स्टार्टअप प्रॉफिट्स के लिए लगातार काम कर रहे हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप माइसेलियम जंगल के बगल में प्राइवेट लैंड खरीद रहे हैं। माइसेलियम को सीरियल एंटरप्रेन्योर निशांत प्रसन्नन और न्यूट्रलिस्ट अभिषेक जैन ने शुरू किया था। माइसेलियम के द्वारा वो उन इंडिविजुअल्स को ऑन बोर्ड ला रहे हैं जो नेचुरल हैबिट्स को प्रिजर्व करना चाहते हैं। दोस्तों, सुनने में हो सकता है कि आपको टाइम पास लग रहा हो, लेकिन असल में ये एंटरप्रेन्योर्स बहुत बड़े मसले को सॉल्व कर रहे हैं। यस, डिफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ों को काटने के मामले में भारत नंबर 2 पर आता, ब्राजील के पीछे। जब जंगल साफ होता है तो सिर्फ पेड़ ही नहीं कटते हैं, बल्कि पशु पक्षियों को रहने की जगह भी नहीं मिलती है, तो वो इंसानों की जगह पर आएंगे ही आएंगे। सीधी बात है, क्योंकि हम उनकी जगह पर जाते हैं और ऐसे वहां का पूरा हैबिटेट बिगड़ जाता है। तो सवाल ये कि आखिरकार माइसेलियम ऐसे में क्या करता है, वो कैसे सॉल्व करता है इस प्रॉब्लम को। देखिए, माइसेलियम इंडिविजुअल्स को पकड़कर उनके पैसे से वहां की जमीन को खरीदते हैं और पूरे हैबिटेट को डेवलप करते हैं। इससे एक होता यह है कि उस जमीन को रियल एस्टेट के लिए कभी इस्तेमाल नहीं किया जाएगा और कलेक्टिव मेंबर्स पैसे लगाएंगे, उन्हें बदले में जमीन का टुकड़ा नहीं बल्कि कंपनी में इक्विटी मिलेगी। निशांत प्रसन्नन खुद शहर के शोर शराबे से बचने के लिए कर्नाटक के कोडागु में अपने परिवार के साथ में शिफ्ट हुए, लेकिन 2018 में भारी बरसात और लैंडस्लाइड्स के बाद में उन्हें समझ में आ गया कि क्योंकि हमें नजारा हरा भरा दिखाई देता है, इसीलिए हमें नुकसान का कभी अंदाजा ही नहीं लगता है। उन्होंने ऑलरेडी पुष्पागिरी के 70 एकड़ जमीन को फाइनलाइज करना शुरू कर दिया है और उसे नया नाम भी दिया है, डांसिंग फ्रॉग हैबिटेट। ये उनकी पहली प्रॉपर्टी है और इस प्रॉपर्टी में 4 कलेक्टिव मेंबर्स हैं। 80% जमीन को फॉरेस्ट लैंड एरिया के तौर पर कंजर्व करेंगे और 20% को वो कम्युनिटी फॉरेस्ट एक्सपीरियंस, इंटरप्रिटेशन सेंटर्स, ट्रैक्स और मार्केट प्लेस बनाकर रेवेन्यू मॉडल निकाल सकते हैं। माइसेलियम का गोल है कि 2035 तक वेस्टर्न घाट के 10,000 एकड़ के जमीन को उन्हें कंजर्व करना है। फिलहाल बेंगलुरु, गुरुग्राम और मुंबई इंडिया के टॉप 3 स्टार्टअप हब्स हैं, लेकिन डॉक्टर चिंतन वैष्णव के मुताबिक ये जल्द ही बदलने वाला है। डॉक्टर चिंतन वैष्णव स्टार्टअप 20 के चेयरपर्सन है और उनके मुताबिक गोवा अगला नया स्टार्टअप हब बन सकता है। हालांकि गोवा एक स्टेट है और मुंबई, बेंगलुरु और गुरुग्राम शहर, लेकिन गोवा भारत का स्मॉल स्टेट है। उसकी टोटल आबादी 15.7 लाख है और मुंबई और बेंगलुरु जैसे मेट्रो सिटीज की आबादी करोड़ों में है और करंटली गोवा में 400 स्टार्टअप्स हैं और 4000 लोगों में से एक स्टार्टअप है। ये रेशियो कई मिड टायर यूरोपियन नेशंस के लेवल पर है। इसके अलावा इंटरनेशनल खबरें भी आ रही हैं। न्यूजीलैंड भी रिसेशन में जा चुका है, उसका GDP 0.1% से गिर गया है। अब आपको याद होगा कि सिर्फ 3 हफ्ते पहले जर्मनी भी रिसेशन में गई है और इस साल के एंड तक इंडिया में टेस्ला की फैक्ट्री लोकेशन फिक्स हो जाएगी। प्लांट को सेटअप करने के बाद वेंडर बेस को भी एस्टैब्लिश किया जाएगा और इलॉन मस्क दोबारा स्टारशिप रॉकेट को लॉन्च करने वाले हैं। ये स्टारशिप का दूसरा लॉन्च होगा। यस,
अप्रैल में SpaceX की सबसे पावरफुल रॉकेट को लॉन्च किया गया था, लेकिन वो बहुत बुरी तरह से फेल हो गया था। लॉन्च के सिर्फ 4 मिनट के बाद ही रॉकेट एक्सप्लोड हो गया था और वो अगले 6 से 8 हफ्ते में दोबारा यही चीज करने वाले हैं। अब देखने की बात ये होगी कि क्या वो सक्सेसफुल होते हैं या फिर नहीं। तो दोस्तों आज के लिए फिलहाल इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप ऐसे ही टॉपिक्स पर वीडियो पसंद करते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में।